ये ऑप्टिक्स का 10 ऑब्जेक्टिव लेके मैं आया हूँ। 10 ऑब्जेक्टिव करते हैं ऑप्टिक्स के, उसके बाद डेली प्रैक्टिस करेंगे 10 ऑब्जेक्टिव का और पूरा फिजिक्स का। अभी मैं ऑप्टिक्स के 10 ऑब्जेक्टिव आपको बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है। देखिए, प्रकाश तंतु संचार मतलब क्या, प्रकाश किस घटना पर है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। एक है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरा प्रकीर्णन, तीसरा विवर्तन, चौथा अपवर्तन। इसमें जितनी भी घटनाएं आप देख रहे हैं वो प्रकीर्णन, विवर्तन और अपवर्तन, ये प्रकाश से होने वाली घटनाएं हैं। प्रकाश जब आपके पास आएंगी तब ये सब घटना आप देख सकते हैं। तो आप प्रकाश आने से पहले कौन घटना होती है, तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है, तो ऑप्शन ए सही होगा। इसको क्या कहोगे, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है, तो क्या बोलेंगे, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को डैश कोण पर झुका कर रखना होता है। तो देखिए, नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, 360/θ-1। अब इस फार्मूला पर रखेंगे यदि हम, तो देखिए यदि हम 60 रखते हैं यहाँ पे तो 6 - 1 5 हो जाएगा। ये हम लोग को कितना निकालना है, 3 निकालना है। तो यदि हम थीटा की जगह पर 90 रख देते हैं तो 9 चौके कितना हो जाएगा, 36। 4 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3। तो 3 ही में चलना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन बी सही होगा। कितना, 90 डिग्री पे रखना होता है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस दर्पण में वस्तु का हमेशा छोटा और आभासी दिखाई देता है। प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी। छोटा आभासी के लिए हमेशा कौन सा दर्पण लेंगे, उत्तल दर्पण लेंगे। और जब आपसे पूछेगा कि बड़ा और वास्तविक, तो उसमें अवतल होगा। अभी क्या होगा, उत्तल। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान। अब देखिए, इसमें 3-4 बातें याद रखनी है। क्या, पहला बात है, यदि तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो प्रकाश का वेग भी बढ़ेगा और अपवर्तनांक घटेगा और उसकी फोकस दूरी बढ़ेगी। 4 बातें हैं, लैम्डा बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, एन घटेगा और एफ बढ़ेगा। तो इसमें कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान। तो हम क्या बोले, यदि लैम्डा बढ़ेगा तो एन जो है वो घटेगा। याद रखना है, लैम्डा बढ़ेगा तो एन घटेगा। तो तरंगदैर्घ्य बढ़ रहा है तो एन क्या होगा, घटेगा। सीधी सी बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। पांचवा, एक पतले लेंस को जब 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तब लेंस दिखाई नहीं पड़ता है। लेंस का अपवर्तनांक, सीधी सी बात है, जब वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है, किसी भी अपवर्तनांक वाले हम द्रव में डुबा रहे हैं तो लेंस का अपवर्तनांक अनंत होगा। अनंत है तभी हमें क्या हो रही है, दिखाई नहीं दे रही है। तो आंसर डी हो जाएगा। चलिए, अगला लिखते हैं। 2 समतल दर्पण के बीच में एक वस्तु को रखा गया है। यदि दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो महत्तम प्रतिबिंबों की संख्या। प्रतिबिंब की संख्या निकालनी है तो 360/θ-60 - 1। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी 5। इनमें से किस जोड़ों के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम हो। क्रांतिक कोण कब बनता है, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है। क्यों, तो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो वह विलंब से दूर चली जाती है। अब सघन से विरल अपना लोग को देखना है, तो सघन से विरल पानी, हवा, ये भी सघन से विरल है। कांच, पानी, ये तो दोनों क्या है, सघन माध्यम है। कांच, हवा, ये भी सघन से विरल है। और कांच ये दोनों सघन माध्यम है। इसमें 2 ऑप्शन हो सकता है, ए और सी। अब ए और सी में देखना है
कि सघन माध्यम कौन है और विरल माध्यम कौन है। सघन में है पानी और कांच, तो इसमें पानी और कांच में कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, और जब कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है तो उसमें प्रकाश अधिक तेजी से मुड़ेंगे। और विरल क्या है, विरल दोनों में सेम है, हवा और हवा, तो इस दोनों में किसका अपवर्तनांक अधिक है, कांच का, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कांच से हवा। प्रकाश की किरण कांच से हवा में जब जाएंगी तो क्रांति को न्यूनतम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य। अब देखिए, हवा से कांच मतलब क्या है, हवा विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है। तो हवा से कांच में जा रही है तो प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, विरल से सघन में जाती है। और सघन का मतलब होता है क्या, एन बढ़ रहा है, एन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब एन बढ़ेगा तो तरंग लैम्डा क्या होगा, घटेगा। अपना लोग इस भी पढ़े थे क्या, कि जब लैम्डा बढ़ेगा तो एन घटेगा, तो यहाँ पे एन बढ़ रहा है तो लैम्डा क्या होगा, घटेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाता है, उसकी फोकस दूरी। अब देखिए, एक गेंद को यदि हम एक प्लास्टिक वाले बॉल को यदि हम पानी में डुबा देंगे तो प्लास्टिक वाले बॉल की त्रिज्या नहीं बदलेंगी। उसी तरह दर्पण भी को हम जब एक गोलीय दर्पण जब वो गोल है उसको पानी में डुबा दें, चाहे हम नदी में फेंक दें, चाहे उसको वैक्यूम रूम में रख दें, कहीं पर भी ले जाएंगे तो उसकी त्रिज्या या फोकस दूरी कभी नहीं बदलेगी। तो मतलब क्या है कि गोलीय दर्पण को जब पानी में डुबाएंगे उसकी फोकस दूरी अचर हो जाएगी। अचर रहेगी मतलब फोकस दूरी कभी उसकी बदलती नहीं है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कभी भी बदलेगा नहीं। तो ये क्या होगा, हमेशा अचर रहेगा। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो तरंग दैर्घ्य सबसे कम बैंगनी का होता है और सबसे अधिक लाल का होता है। याद रखना है, तरंग दैर्घ्य सबसे कम बैंगनी और सबसे अधिक लाल का होता है। तो कभी आपसे पूछ दिया किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो लाल होगा, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है तो वह क्या हो जाएगा, बैंगनी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बैंगनी। चलिए 10 क्वेश्चन है, इसी तरह अगला नेक्स्ट वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन लेके आऊँगा जो इम्पोर्टेंट है, और इस 10 क्वेश्चन का आप लोग तैयारी कर लेंगे।